बैतुल मुक़द्दस के हाथ से निकल जाने के बाद मुस्लिम दुनिया सिर्फ जमीन नहीं हारी थी, बल्कि अपना भरोसा और दिशा भी खो बैठी थी। हर तरफ मायूसी थी, मगर उससे भी बड़ा सच यह था कि कोई एक आवाज, कोई एक ताकत सामने नहीं आ रही थी जो क्रूसेडरों को खुली चुनौती दे सके। सल्तनतें मौजूद थीं, सेनाएं भी थीं, लेकिन इरादा बिखरा हुआ था। 1099 के बाद कई साल तक हालात ऐसे ही रहे। धर्म युद्ध ही अपने कब्जे मजबूत करते गए, जबकि मुस्लिम इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। लोग गम में थे, लेकिन हुक्मरान खामोश। ऐसे दौर में सिर्फ दो शासक थे जिन्होंने इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जंग का रास्ता चुना, लश्कर तैयार किए और क्रूसेडरों से टकराए भी, लेकिन उनकी कहानी यहीं थम गई। थोड़े ही वक्त के भीतर दोनों हुक्मरान रहस्यमय हालात में मारे गए। न कोई साफ गवाह, न कोई पक्का कातिल। आज तक इतिहास यह तय नहीं कर पाया कि ये मौतें दुश्मन की चाल थीं या अपनों की साजिश। असल सवाल यह नहीं कि वे कैसे मारे गए, असल सवाल यह है कि उन्होंने मरने से पहले क्या छोड़ा। क्या उनकी कोशिशें बेकार गईं, या उन्होंने वो बीज बो दिया था जिससे आगे चलकर एक नई सोच पैदा हुई। इसी अधूरी कोशिश, इसी टूटे हुए इरादे से जन्म लेती है हमादुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो मुस्लिम दुनिया को बिखराव से निकालकर मकसद की तरफ ले जाने वाली थी। लेकिन कैसे, जानते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स सीरीज के इस तीसरे अध्याय में। बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे के बाद अगले लगभग 10 वर्षों में क्रूसेडरों ने एक मजबूत ईसाई नेटवर्क कायम कर लिया। तुर्की से लेकर मिस्र की सरहदों तक कई अहम रास्ते उनके नियंत्रण में आ चुके थे। इतिहास में इन्हें क्रूसेडर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। इन इलाकों में आज के तुर्की, इराक, शाम और लेबनान के कई हिस्से शामिल थे। सबसे पहले काउंटी ऑफ एडेसा बनी, जो पहली क्रूसेडर रियासत मानी जाती है। इसके बाद प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक, फिर काउंटी ऑफ त्रिपोली और अंत में सबसे अहम रियासत किंगडम ऑफ जेरूसलम कायम हुई, जिसका केंद्र बैतुल मुक़द्दस था। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया में हालात बिल्कुल अलग थे। मुकाबले की इच्छा तो मौजूद थी, लेकिन एकजुटता नहीं थी। मुसलमान जानते थे कि क्रूसेडरों का सामना करने का एक ही रास्ता है, आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होना। मगर उस दौर में यही सबसे मुश्किल काम था। कभी जो एक मजबूत तुर्क सल्तनत हुआ करती थी, वह बिखर चुकी थी। शाम और इराक के बड़े हिस्सों में छोटी छोटी आजाद हुकूमतें उभर आई थीं, जो अपने अपने हितों में उलझी हुई थीं। हालांकि एक नाम ऐसा था जिस पर मुसलमान किसी हद तक एक हो सकते थे, बगदाद। वहीं अब्बासी खलीफा रहते थे, जिन्हें पूरे इस्लामी जगत का रूहानी पेशवा माना जाता था। इसके अलावा सल्जूकी तुर्कों का सबसे ताकतवर शाही खानदान भी बगदाद में ही मौजूद था। यही वजह थी कि कई मुस्लिम नेता और प्रतिनिधि बगदाद की ओर रुख करने लगे, ताकि खलीफा से क्रूसेडरों के खिलाफ जिहाद का फतवा लिया जा सके और एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। बैतुल मुक़द्दस के पतन के बाद जब सबसे पहले कुछ लोग बगदाद पहुंचे, उस वक्त रमजान का महीना चल रहा था। खलीफा तक सीधे पहुंच पाना आसान नहीं था। ऐसे में एक शख्स ने ध्यान खींचने के लिए एक अजीब तरकीब अपनाई। वह शहर की एक बड़ी मस्जिद में पहुंचा, जहां लोग नमाज के लिए जमा थे, और सबके सामने बैठकर खाना खाने लगा। रमजान के महीने में मस्जिद के अंदर यह देखकर लोग नाराज हो गए। उसे पकड़कर सीधे खलीफा के सामने पेश कर दिया गया। खलीफा ने गुस्से में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं सिर्फ आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। क्या आपको नहीं मालूम कि बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हो चुका है? क्या आप इसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? क्या इस शहर को आजाद कराने की कोई कोशिश नहीं होगी? लेकिन असलियत ये थी कि अब्बासी खलीफा उस दौर में सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। उनके पास न अपनी कोई सेना थी और न ही असली सियासी ताकत। वह खामोश रहे और वह शख्स मायूस होकर दरबार से लौट गया। इस तरह मुसलमानों को क्रूसेडरों के मुकाबले के लिए एकजुट करने की पहली कोशिश नाकाम साबित हुई। मुस्लिम नेतृत्व की यह कमजोरी अब खुलकर सामने आ चुकी थी, और इसका फायदा क्रूसेडरों ने बिना देर किए उठाया। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके मुकाबले में कोई संगठित शक्ति खड़ी नहीं है, उन्होंने मुस्लिम इलाकों पर खुले हमले शुरू कर दिए। खास तौर पर दमिश्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। लोगों में डर था, असुरक्षा थी, और यह एहसास गहराता जा रहा था कि अगर अब भी एकजुट न हुआ गया तो आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल होगा। इन्हीं हालात के बीच एक ऐसा शख्स सामने आया
जिसने हालात को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि उन्हें बदलने का इरादा भी कर लिया। उसका मकसद साफ था, मुसलमानों को झकझोरना, उन्हें नींद से जगाना। उसी दौरान अलेप्पो के हाकिम रिजवान पर दबाव डाला गया कि अगर वह शहर की जामा मस्जिद में क्रूसेडरों के नाम का खुतबा पढ़ने दे तो उसकी हुकूमत को बख्श दिया जाएगा। अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने यह शर्त मान ली, लेकिन इस फैसले ने शहर के मुसलमानों को भीतर से तोड़ दिया। मस्जिदों से निकलते लोग गम और गुस्से से भरे हुए थे। यहीं से कुछ समझदार और बेचैन लोगों को यह एहसास हो गया कि स्थानीय समझौते और अलग अलग कोशिशें अब काम नहीं आएंगी। क्रूसेडरों का मुकाबला करने के लिए पूरी इस्लामी दुनिया को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर कहीं से यह आवाज उठ सकती थी तो वह जगह थी बगदाद, जो उस दौर में मुसलमानों का रूहानी केंद्र माना जाता था। यही वजह थी कि ये लोग बगदाद की ओर रवाना हुए, इस उम्मीद में कि वहां से कोई बड़ा फैसला निकल सकेगा। बगदाद पहुंचकर ये लोग सीधे एक मस्जिद में गए। दिन जुमे का था, इमाम खुतबा दे रहे थे और मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। तभी इस समूह ने आगे बढ़कर मिंबर संभाल लिया और एक जोशीली तकरीर शुरू कर दी। उन्होंने सवाल उठाया, अगर हमारी नमाजें, हमारी इबादतें हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती तो उनका मतलब क्या रह जाता है? जब हमारे लोग मुश्किल में हैं तब कौन उनकी मदद के लिए आगे आएगा? मस्जिद में मौजूद कुछ सरकारी अफसरों ने हालात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले पर गौर किया जाएगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन वक्त बीतता गया और जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। एक हफ्ते बाद वही लोग फिर उठे, इस बार खलीफा की मस्जिद की ओर। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके थे कि वे अंदर दाखिल हो गए। एक बार फिर वही सवाल, वही ललकार कि कब तक सिर्फ बातें होती रहेंगी और अमल नहीं होगा। इस हंगामे की खबर आखिरकार उस शख्स तक पहुंची जिसके हाथ में असली ताकत थी, सल्जूकी सुल्तान मोहम्मद। बगदाद पर वास्तविक नियंत्रण उसी का था, जबकि अब्बासी खलीफा ज्यादातर रूहानी हैसियत में थे। सुल्तान हालात को समझ चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की मांगें बेबुनियाद नहीं हैं। इसी एहसास के तहत उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ खामोशी से काम नहीं चलेगा। सुल्तान मोहम्मद ने मुसुल के तुर्क सरदार हाकिम मावदूद को पैगाम भेजा कि वह अपनी फौज तैयार करे और क्रूसेडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। पैगाम मिलते ही तैयारियां शुरू हो गईं। यह कोई छोटी कोशिश नहीं थी। मकसद साफ थे। पहला, अलेप्पो और दमिश्क जैसे अहम शहरों को बचाना, और दूसरा, उन इलाकों को वापस लेना जो पहले ही क्रूसेडरों के कब्जे में जा चुके थे। इन्हीं इरादों के साथ मावदूद की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया। योजना यह थी कि रास्ते में मौजूद मुस्लिम हुक्मरानों को साथ मिलाया जाए और एक मजबूत मोर्चा बनाया जाए। लेकिन यहीं पर पुरानी बीमारी फिर सामने आ गई। अलेप्पो के हाकिम रिजवान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसने न सिर्फ मदद से इनकार किया बल्कि उन लोगों को भी कैद कर लिया जो पहले बगदाद से लौटकर शहर में लोगों को तैयार करने आए थे। उसे डर था कि कहीं उसकी सत्ता खतरे में न पड़ जाए, और यहीं से यह साफ हो गया कि असली लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं थी, वह भीतर भी थी। एक तरफ दुश्मन मजबूत हो रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया अब भी अपने डर, शक और आपसी मतभेदों से जूझ रही थी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच इतिहास धीरे धीरे एक नए मोड़ की तैयारी कर रहा था। एक ऐसे दौर की जहां सिर्फ बातें नहीं बल्कि असली नेतृत्व सामने आने वाला था। यहां से हालात ने एक नया मोड़ लिया। मावदूद की बढ़ती ताकत ने क्रूसेडर राज्यों को पहली बार यह एहसास दिला दिया कि अब उनके सामने सिर्फ बिखरी हुई मुस्लिम टुकड़ियां नहीं बल्कि एक संगठित सैन्य नेतृत्व खड़ा हो रहा है। इसी दौर में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू हुआ जिसका केंद्र बना आज के इजराइल में मौजूद एक अहम इलाका, झील तबरिया के आसपास का क्षेत्र। यह झील, जिसे पश्चिमी दुनिया सी ऑफ गैलिली कहती है और अरबी में बहर ए तबरिया कहा जाता है, उस समय रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। इसके पश्चिमी किनारे पर एक खुला मैदान था जहां 28 जून 1113 को मुस्लिम और क्रूसेडर सेनाएं आमने सामने आईं। इस टकराव को इतिहास में अस्सलामरा या अल सनाबरा के आसपास की लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। इस लड़ाई में क्रूसेडरों की कमान उस शख्स के हाथ में थी जिसे उस दौर में ईसाई दुनिया का सबसे काबिल सेनापति माना जाता था, बाल्डविन। वह वही बाल्डविन था जो पहले बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वाले क्रूसेडर नेताओं में शामिल था।
और बाद में यरूशलेम का शासक बना। गॉडफ्री ऑफ बोइलॉन की मौत के बाद क्रूसेडर दुनिया में उसकी सैन्य क्षमता का कोई सानी नहीं समझा जाता था। दोनों सेनाओं के बीच एक नदी बह रही थी। बाल्डविन की फौज नदी के पश्चिमी किनारे पर थी, जबकि मुस्लिम सेना पूर्वी किनारे पर डटी हुई थी। शुरुआत में क्रूसेडर कमांडरों को मुस्लिम सेना की सटीक स्थिति का अंदाजा नहीं था, लेकिन मुस्लिम जासूसों और निगरानी दस्तों को यह जानकारी मिल चुकी थी कि दुश्मन किस जगह और किस हालात में डेरा डाले हुए हैं। जैसे ही यह जानकारी मावदूद तक पहुंची, उन्होंने देर न करते हुए अचानक हमला करने का फैसला किया। मुस्लिम सेना ने नदी पार कर तेजी से धावा बोला। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि क्रूसेडर पंक्तियां कुछ ही देर में बिखरने लगी। शुरुआती झटके में क्रूसेडर सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बाल्डविन को खुद पीछे हटकर नई स्थिति लेनी पड़ी। हालांकि लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर में एंटियोक और त्रिपोली से क्रूसेडर सहायता बल बाल्डविन तक पहुंच गए। अब उसके पास पहले से कहीं बड़ा लश्कर इकट्ठा हो चुका था, लेकिन पहले हमले की मार इतनी गहरी थी कि बाल्डविन ने खुली लड़ाई से बचने का रास्ता चुना। उसने अपनी सेना को एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति में खड़ा कर दिया, जहां से उसे हटाना आसान नहीं था। मावदूद ने हालात को भांप लिया। वह समझ चुके थे कि ऐसी मजबूत स्थिति पर सीधा हमला करना समझदारी नहीं होगी। साथ ही इतने बड़े क्रूसेडर लश्कर की मौजूदगी में यरूशलेम की ओर बढ़ना भी जोखिम भरा था, क्योंकि पीछे से घिर जाने का खतरा साफ था। इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। अब मुस्लिम सेना ने सीधी लड़ाई के बजाय क्रूसेडर इलाकों में दबाव बनाना शुरू किया। आसपास के क्षेत्रों में उनकी सैन्य गतिविधियां तेज हो गईं। क्रूसेडर अपने ही इलाकों को अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखते रहे, लेकिन खुली जंग का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लगभग 4 हफ्तों तक यह अभियान चलता रहा। आखिरकार मावदूद अपनी सेना के साथ दमिश्क लौट आए। यह कोई निर्णायक जीत नहीं थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। पहली बार क्रूसेडर राज्यों की अजेय होने की छवि को गंभीर झटका लगा था। खास तौर पर बाल्डविन की सैन्य प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। खुद क्रूसेडर नेताओं के बीच उसकी रणनीति पर सवाल उठने लगे। दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया में इस अभियान ने उम्मीद जगा दी थी। लोगों को लगने लगा था कि अगर इसी तरह संगठित प्रयास जारी रहे तो क्रूसेडरों को पीछे धकेला जा सकता है। माहौल बदल रहा था, हौसले बढ़ रहे थे, लेकिन इसी उम्मीद के माहौल में एक गहरी त्रासदी इंतजार कर रही थी। 2 अक्टूबर 1113 को दमिश्क में मावदूद के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक व्यक्ति जो उनके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था, अचानक उन पर हमला कर बैठा। जख्म गहरे थे और कुछ ही घंटों बाद मावदूद जिंदगी की जंग हार गए। हमलावर को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके पीछे कौन था, किसने उसे भेजा था, यह राज इतिहास में कभी पूरी तरह साफ नहीं हो सका। कुछ ही समय बाद वह भी मार दिया गया और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। जो भी साजिश रही हो, एक हकीकत साफ थी। इस्लामी दुनिया अपने पहले बड़े संगठित सैन्य नेता से महरूम हो चुकी थी। वह शख्स जिसने क्रूसेडरों के खिलाफ पहली बार उम्मीद जगाई थी, अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि मावदूद की मौत के बाद जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए जल्द ही एक और नाम उभरने वाला था। एक ऐसा नाम जो आने वाले दौर की पूरी दिशा बदल देगा। मावदूद की शहादत के बाद हालात भले ही मुसलमानों के लिए भारी थे, लेकिन उसका असर सिर्फ मुस्लिम दुनिया तक सीमित नहीं रहा। कहा जाता है कि इस घटना से क्रूसेडर शासक बाल्डविन भी भीतर तक हिल गया था। उसने अपने एक साथी को लिखे खत में कहा था कि जो कौम अपने नेता की सुरक्षा तक नहीं कर पाती, वह आखिरकार बिखर जाती है। यह बात चाहे तंज में कही गई हो या डर से, लेकिन हकीकत यही थी कि मावदूद ने अपनी आखिरी मुहिम से क्रूसेडरों की अजेयता का भ्रम तोड़ दिया था। मावदूद की मौत के बावजूद उनकी मुहिम का असर जिंदा रहा। मुस्लिम इलाकों में हौसले बुलंद हो चुके थे और क्रूसेडर राज्यों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी बदले हुए माहौल में लगभग 6 साल बाद 1119 में क्रूसेडरों को एक और बड़ा झटका लगा। यह टकराव इतना भीषण था कि यूरोपीय इतिहास में इसे फील्ड ऑफ ब्लड के नाम से याद किया गया। इस लड़ाई में क्रूसेडर सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उत्तरी शाम के कई इलाके कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गए। अब मुस्लिम दुनिया यह समझने लगी थी कि छोटे मोटे हमलों से बात नहीं बनेगी। क्रूसेडर राज्य समुद्र से जुड़े हुए थे, संगठित थे और मजबूत कईलों पर टिके हुए थे। इन्हें वापस लेने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सिर्फ बहादुर ही नहीं,
बल्कि दूरदर्शी और सख्त फैसले लेने वाला हो। और इतिहास के इसी मोड़ पर एक नया नाम उभरता है, इमादुद्दीन जंगी। इमादुद्दीन जंगी का जन्म 1084 में हुआ था, यानी बैतुल मुकद्दस पर क्रूसेडरों के कब्जे से लगभग 16 साल पहले। उनके पिता कासिमुद्दौला सेल्जुक सल्तनत की तरफ से अलेप्पो के गवर्नर रह चुके थे, लेकिन एक साजिश में उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त जंगी बहुत छोटे थे और उन्हें अपने परिवार के साथ अलेप्पो छोड़कर भागना पड़ा। जंगी की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां सियासत और जंग दोनों एक साथ चलती थीं। उन्होंने वही दौर देखा था जब मावदूद जैसे सेनापति क्रूसेडरों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। यही वजह थी कि जंगी को बचपन से ही सैन्य अनुशासन और नेतृत्व का अनुभव मिलता चला गया। आगे चलकर वे बगदाद के शासकों की नजरों में भी आ गए और धीरे धीरे अहम जिम्मेदारियां संभालने लगे। 1127 में जंगी को एक बेहद रणनीतिक शहर मोसुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। यह इलाका क्रूसेडर राज्यों के बहुत करीब था और किसी भी वक्त हमले की जद में आ सकता था। जंगी ने न सिर्फ मोसुल को अपने नियंत्रण में मजबूती से लिया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से जंगी वंश की नींव पड़ी। कुछ ही सालों में जंगी एक स्वतंत्र और ताकतवर शासक के रूप में उभर आए। अब उनका अगला कदम साफ था, क्रूसेडरों को निर्णायक झटका देना। लेकिन जंगी जल्दबाज नहीं थे। उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय चाल चली। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उनका निशाना किसी और दिशा में है, ताकि क्रूसेडर शासक अपनी सेनाएं हटा लें। और फिर आया नवंबर 1144। क्रूसेडर राज्य एडेसा, जो पूरे क्रूसेडर सिस्टम की सबसे पुरानी रियासत थी, अचानक जंगी के निशाने पर आ गई। शहर की सुरक्षा बेहद कमजोर थी। जंगी ने बिना देर किए घेराबंदी कर दी। कुछ ही हफ्तों में शहर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और 24 दिसंबर 1144 को एडेसा गिर गया। यह सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, यह क्रूसेडर दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक झटका था। पहली बार कोई क्रूसेडर रियासत पूरी तरह खत्म हुई थी। मुस्लिम दुनिया में इस जीत की गूंज दूर तक पहुंची। बगदाद में अब्बासी खलीफा ने जंगी को सम्मानित उपाधियां दी और उन्हें इस्लामी दुनिया का नायक माना जाने लगा। लेकिन इतिहास यहां भी ठहरता नहीं है। 1146 में अचानक एक और त्रासदी घटी। इमादुद्दीन जंगी की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, इस पर आज तक इतिहासकार एक राय पर नहीं पहुंच सके। कुछ इसे अंदरूनी साजिश कहते हैं, कुछ बदले की कार्रवाई और कुछ इसे महज एक हादसा मानते हैं। इमादुद्दीन जंगी की मौत सिर्फ एक शासक की मौत नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे मुसलमानों की पहली बड़ी उम्मीद अचानक बुझ गई हो। जिस सल्तनत को उन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़ा था, वह एक ही रात में बिखरती नजर आने लगी। सेनापति अपने अपने इलाकों में सिमटने लगे, अमीरों ने आजादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए और क्रूसेडर राज्य, जो एडेसा की हार से सहमे हुए थे, अब फिर से सिर उठाने लगे। दुश्मन ये समझ चुके थे कि अगर जंगी का घराना टूट गया तो मुसलमानों को दोबारा संभलने में कई दशक लग सकते हैं। लेकिन इतिहास अक्सर वहीं मोड़ लेता है जहां उम्मीद सबसे कम दिखाई देती है। एक जवान जो अभी तक अपने वालिद की परछाई में जाना जाता था, अब पूरी सल्तनत का बोझ अपने कंधों पर लेने वाला था। उसके पास न तो वक़्त था, न तजुर्बे की ढाल और न ही गलती की गुंजाइश। उसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। कैसे नूरुद्दीन जंगी एक बिखरी हुई सल्तनत को मजबूत करता है, कैसे वह समझता है कि क्रूसेडरों से लड़ने से पहले मुसलमानों को आपस में जोड़ना जरूरी है। दमिश्क की राजनीति, अलेप्पो की साजिशें और वो चालें जो तलवार से ज्यादा दिमाग से लड़ी जाती हैं। और कैसे इतिहास के मंच पर एक और नाम पहली बार उभरेगा, एक नौजवान सेनानी जो अभी गुमनाम है, लेकिन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया उसे एक अलग नाम से जानेगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये सब जानेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रूसेडर्स के एपिसोड 4 में। इस ऐतिहासिक सीरीज को शुरू से देखने के लिए यहां क्लिक करें और यहां 1857 की क्रांति पर आधारित हमारी शानदार सीरीज